नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारियां कराई जाती हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इससे पहले दोस्तों विश्व भूगोल की पूरी सीरीज इस चैनल पर डाल दी गई है, उन्हें आप जाकर ज़रूर देखें। और इससे पहले एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम खगोलिकी कहते हैं, उसकी भी, जिसे हम ज्योग्राफी का ही पार्ट मानते हैं, उसकी भी सीरीज इस चैनल पर डाल दी गई है, उसे भी आप जाकर ज़रूर देखें। और बहुत कम से कम भी अब तक 17 से 18 वीडियो क्लास पॉलिटी की भी इस चैनल पर डाल दी गई हैं, उन्हें भी आप जाकर ज़रूर देखें। अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको उन वीडियो क्लास में बता दी गई हैं कि जो आम तौर पर आपको पेड क्लासों में भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारा लोकसभा का टॉपिक चल रहा है, या कह सकते हैं पार्लियामेंट चल रही है। क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों कि पार्लियामेंट का ही एक अंग है जिसे हम कहते हैं, पार्लियामेंट का ये एक अंग है जिसे हम कहते हैं लोकसभा, जिसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का एक अंग है, तो उसे ही हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों कोरम की बात करते हैं। कोरम जो होता है दोस्तों, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि जैसे ये मान के चलिए कि इस तरीके से मान के चलिए कि आप, जैसे कि लोकसभा है, और लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है, जितनी भी टोटल सदस्य संख्या है, यदि उसका 1/10 भाग अगर सदस्य का उपस्थित रहता है सदन में, तब तो लोकसभा की कार्यवाही आगे को चलेगी, या फिर लोकसभा की जो बैठक है वो आगे को चलेगी। अन्यथा की स्थिति में इस प्रकार याद रखें कि यदि उस सदन का, जिस सदन की भी कोरम की बात चल रही है, अब यहाँ आप याद रख सकते हैं, चाहे कोरम की बात लोकसभा की हो, चाहे कोरम की बात आपकी राज्यसभा की हो, चाहे कोरम की बात आपकी विधानसभा की हो स्टेट में, और चाहे कोरम की बात आपकी विधान परिषद की हो, जहाँ विधान परिषद हैं स्टेट में, वहाँ पर सभी में एक ही आंसर आपको याद रखना है। ज़्यादा बेहतर रहेगा आप इस तरीके से याद रखें कि इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मान के चलिए किसी सदन को चलाने के लिए जो उसकी न्यूनतम संख्या की ज़रूरत होती है, या उसकी न्यूनतम संख्या कम से कम इतनी होनी चाहिए उन सदस्यों की, उसे ही हम कोरम कहते हैं। लोकसभा में आपको याद रखना है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 यदि उपस्थित होते हैं वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम सांसद कहते हैं, तो अगर वो उपस्थित रहते हैं तब जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर, उस कार्यवाही को आगे के लिए चलाएगा। अगर किसी वजह से ऐसा होता है दोस्तों कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/10 उपस्थित ना हो सदन में, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो तब तक के लिए सदन को स्थगित कर देगा, तब तक के लिए सदन को निलंबित कर देगा दोस्तों, जब तक कि वह कोरम पूरा नहीं हो जाता है। तो कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कोरम से आप थोड़ा सा प्रश्न को याद रखेंगे। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। वहीं अगर हम सदन के अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति कम से कम वर्ष में 2 बार, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति कम से कम वर्ष में 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेंगे, कम से कम 2 बार आहूत करेंगे। और ध्यान रखना है दोस्तों, लोकसभा के एक सत्र की पहली बैठक, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, जब भी आगामी सत्र की प्रथम बैठक होगी, आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन आहूत करेगा, तो आप याद रखेंगे 2।
और दोनों अधिवेशनों के बीच कितने महीने, दोनों के बीच कितने महीने का अंतर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों अधिवेशनों के बीच ध्यान रखना है प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी आप ज़रूर याद रखेंगे। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि लोकसभा के जो अधिकारी हैं, या कह सकते हैं लोकसभा की कार्यवाही को चलाने वाले जो मुख्य अधिकारी होते हैं या प्राधिकारी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो आप याद रखना है, एक लोकसभा में एक तो अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर कहा जाता है, और एक उपाध्यक्ष होता है जिसे डिप्टी स्पीकर भी कहा जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस बात को याद रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93, ध्यान रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 साफ शब्दों में इस बात की व्याख्या करता है कि लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष होगा जिसको स्पीकर कहते हैं, और एक उपाध्यक्ष होगा जिसको डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, सीधा याद रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इनको चुनने का अधिकार लोकसभा के सदस्य, लोकसभा ही करती है, लोकसभा ही इनका चुनाव करती है। और ये भी बात आपको याद रखनी है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। कहीं ना कहीं पर इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, तो ज़रा ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें, तो आप याद रखें, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कई बार सामान्यतः प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, अब कई बार प्रश्न इस प्रकार का कथन में बन जाता है, अगर आप जैसे कि यूपीएसआई दे रहे होंगे या बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का दे रहे होंगे या समीक्षा अधिकारी दे रहे होंगे, तो अगर उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्या इससे पहले भी ये हटाए जा सकते हैं? तो ज़रा ध्यान से सुनना है दोस्तों। अगर हम इनसे पहले हटाने की बात करें तो याद रखना है, वे अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपना त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को कभी भी दे सकता है। मतलब कि साफ है, इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है दोस्तों कि अगर किसी वजह से, किसी भी स्थिति के कारण अगर वो त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो 5 साल के बीच में वो कभी भी अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र एक दूसरे को दे सकते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बात आ जाती है नॉर्मली क्या इन्हें इसके अतिरिक्त भी हटाया जा सकता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो इसे आप याद रखें। लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है, लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है, तो अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष दोनों में से किसी को भी हटाया जा सकता है जिसके विरुद्ध भी प्रस्ताव लाया गया हो। लेकिन ये तभी हो सकता है दोस्तों, इस बात को थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप याद रखना है, ये तभी संभव है जब जिसको भी हटाना है, मेरा कहने का मतलब है अध्यक्ष को हटाना है तो, या फिर उपाध्यक्ष को हटाना है तो, जिसको भी हटाना है, जिस अधिकारी को भी हटाना है, उसको कम से कम प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले उनको सूचना दे दी जानी चाहिए कि इस प्रकार से आपके खिलाफ प्रस्ताव आने वाला है। तो ये भी बात याद रखनी है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इस बात को आप सामान्य तौर पर जानते होंगे कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा के कार्यों का संचालन करता है। वहीं ये भी बात याद रखनी है, ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पहला याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन हैं, इनको संसद निर्धारित करती है। संसद द्वारा इनका वेतन और भत्ता निर्धारित होता है, ध्यान रखेंगे। तो कई बार प्रश्न यहाँ से सीधा एग्जाम में बन सकता है कि लोकसभा का अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो आप याद रखेंगे इनका वेतन संसद निर्धारित करती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। लोकसभा के अध्यक्ष का जो वेतन है वर्तमान में दोस्तों, याद रखना है 4 लाख रुपए प्रति माह है। प्रश्न कभी भी एग्जाम में बन सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगर बात करें हम शपथ की, तो कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधा बन जाता है और इस प्रश्न पर कई बार कंफ्यूज भी होते हैं स्टूडेंट, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों, चूंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो आम तौर पर आम सदस्य के रूप में ही वहाँ पर शपथ ले लेता है, या कह सकते हैं नॉर्मली आम एमपी के रूप में। चूंकि आप इस बात को भली भांति जानते होंगे, लोकसभा में जो चुनकर जितने भी व्यक्ति जाते हैं निर्वाचित होकर, वो सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। अब चूंकि वो आम सदस्य के तौर पर वहाँ पहले ही शपथ ले लेता है, इसी कारण याद रखना है दोस्तों कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको शपथ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कभी बन जाता है, चूँकि आपने एक पॉइंट पर ध्यान दिया होगा, चूँकि मैंने जैसे कि बताया कि वो पहले ही आम सदस्य के तौर पर शपथ ले लेता है, तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलाता कौन है? ज़रा ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है एग्जाम में कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको कौन शपथ दिलाता है। तो याद रखना है दोस्तों, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, जिसको अस्थायी स्पीकर भी कहा जाता है, जो कि कुछ समय के लिए ही, ध्यान रखना दोस्तों, जो कि कुछ समय के लिए ही बनाए जाते हैं। तो लोकसभा के जो जितने भी सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का जो कार्य करता है वो करता है प्रोटेम स्पीकर, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष होता है और कुछ ही